सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिवीजन सीरीज। माई सेल्फ सी विकल गुप्ता। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोफेशनल एथिक्स को कंप्लीट करा था, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल गए थे क्लोज वाइज भी एंड अदर देन क्लोजेस। जो टॉपिक थे उसमें भी हमने काफ़ी डिटेल कवर करा था। नाउ वी आर मूविंग टू एस ए 700 सीरीज। और जो हमारे नोट्स है सिंप्लीफायर ऑडिट हैंडबुक के, उसके अंदर 700 सीरीज के साथ साथ कारो और अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐड करा हुआ है, जिससे वो पूरा चैप्टर हो जाता है रिपोर्टिंग का। एंड इसकी वेटेज एग्जाम में 16 to 18 मार्क्स की होती है। 16 to 18 मार्क्स। और तो आप समझ रहे हो इसकी वेटेज कितनी ज़्यादा है एंड ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें हम थोड़ा टेक्निकल भी जाएंगे, क्योंकि हमें ओपिनियन कवर करने होंगे कि कहाँ पे कौन सा ओपिनियन देना होता है, कब क्वालिफाइड, कब डिस्क्लेमर, कब अनमोडिफाइड। तो वो सब चीज़ें इसी वीडियो में थोड़ा टेक्निकल जाके कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम ओवरव्यू ले लेते हैं ऐसे 700 सीरीज में कौन कौन से ऐसे आते हैं और उनके अंदर हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को रीड करेंगे। फर्स्ट आता है ऐसे 700। उसके अंदर हम आएंगे फ्रेमिंग ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन कैसे फ्रेम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम ओपिनियन चेंज कर देंगे, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मेथड डाल देंगे, या ऑडिट रिपोर्ट में हम अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंजेस कर देंगे। तो वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आता क्या क्या है, उसके रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर देन ये दो सिनेरियोज बनते हैं हमारे। क्या, अगर आपने ऑडिट कंडक्ट करी एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो उस केस में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसपे ऑडिटर का ओपिनियन नहीं है, या ऑडिटर का ओपिनियन भी इंक्लूड होना चाहिए था कौन सी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन पे, तो ऑडिटर उसको चेक करेगा सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन पे ऑडिटर का ओपिनियन इंक्लूड होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ तो हमारी प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग है नहीं है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन की, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ चेक करेंगे। ये हमारा बेसिक एस ए 700 का था। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू एस ए 701, जो हमारा आता है की ऑडिट मैटर्स, जो कि मैंडेटरी होता है लिस्टेड एंटिटीज पे। अदर अदर देन लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर ऑडिटर की मर्जी होती है, वो डालना चाहता है तो डाल सकता है। इसमें हम देखेंगे डिटेल अबाउट की ऑडिट मैटर, किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है की ऑडिट मैटर, और की ऑडिट मैटर एक्चुअल में होता क्या है। इन द प्रोफेशनल जजमेंट वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर इन द करंट पीरियड। जो ऑडिटर ने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करे थे उसमें से ही कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं जो हमारे की ऑडिट मैटर का पार्ट बनते हैं। तो ये ऑडिटर जिस बेसिस पे जजमेंट लेता है कि ये की ऑडिट मैटर का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे फैक्टर कंसिडरिंग वाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। देन हम अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर को डिस्कस कैसे करते हैं। हमारी इंट्रोडक्शन लाइन क्या होगी, अगर की ऑडिट मैटर नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो उस केस में हम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हाउ टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, और फिर कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम की ऑडिट मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते, जहाँ पे एडवर्स इफेक्ट आ सकता है पब्लिक के इंटरेस्ट पे। तो काफ़ी केसेस है, लॉ एंड रेगुलेशन ने हमें मना कर दिया, तो उस केसेस में हम की ऑडिट मैटर्स नहीं लिख सकते अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन होगा। देन हम आते हैं एस ए 705, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से आईसीआई एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि आपको ओपिनियन फ्रेम करना है, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि कौन सा ओपिनियन आएगा। देन उस बेसिस पे आपका ड्राफ्ट देखना होगा कि उसकी उस ओपिनियन की लैंग्वेज क्या आएगी हमारी ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे इसमें। टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एंड लिमिटेशन इम्पोज कर दी मैनेजमेंट ने आफ्टर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। अगर एंगेजमेंट से पहले ही लिमिटेशन इंपोज कर देते हैं तो हम 200 सीरीज में जाके देखते हैं। अगर आफ्टर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट कोई लिमिटेशन इंपोज करी मैनेजमेंट ने, तो कौन क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं और क्या क्या पर्टिकुलर ऑडिटर के प्रोसीजर होंगे, वो डिस्कस करेंगे। फिर हाउ टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, इसके अंदर मैंने काफ़ी सिनेरियोज बनाए हैं, कौन कौन से सिनेरियोज में कौन सा ओपिनियन आ सकता है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। ये पूरा एक चार्ट होगा हमारा। देन हाउ टू ड्राफ्ट ओपिनियन, और चेंजेस क्या होंगे हमारे बेसिस ऑफ ओपिनियन में, कि कौन कौन सी ओपिनियन की कौन सी लैंग्वेज आएगी, लाइक क्वालिफाइड की क्या लैंग्वेज आएगी, डिस्क्लेमर की क्या लैंग्वेज आएगी, अनमोडिफाइड ओपिनियन की हमारी ऑडिट रिपोर्ट में क्या लैंग्वेज आ सकती है, वो सब चीज़ें यहाँ देखेंगे। फिर आता है हमारा एस ए 706, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, ये हम एस ए 706 में देखेंगे। फिर हमारा एस ए 710, यहाँ पे कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखते हैं हम, और सेकंड हम देखते हैं कोरस्पोंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि कोरस्पोंडिंग फिगर्स क्या होती है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर ऑफ कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसके रिगार्डिंग ऑडिट का क्या प्रोसीजर होता है, एंड रिपोर्ट ऑन कोरस्पोंडिंग फिगर्स या कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम रिपोर्ट के में क्या क्या लिखते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे एस ए 710 में। देन आता है हमारा एस ए 720, जो अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, कि अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एनुअल रिपोर्ट बना रही है, तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी काफ़ी अदर इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑडिटर को इवेलुएट करनी पड़ती है, रीड करनी पड़ती है। उसके रिगार्डिंग कोई अदर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता ऑडिटर, सिर्फ रीड करता है कि कोई ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो हमारी अदर इन्फॉर्मेशन हो रही हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही हो। उसके रिगार्डिंग सर्टेन चीज़ें हैं कि हाउ ऑडिटर ऑब्टेन अदर इन्फॉर्मेशन, कैसे ऑब्टेन करता है ऑडिटर, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है अदर इन्फो में,
तो ऑडिटर का क्या प्रोसीजर होगा और रिपोर्ट क्या होगी, देन ऑडिटर की रिपोर्ट में कैसे रिपोर्ट होगा, और फिर उसके रिगार्डिंग सर्टेन एग्जांपल्स है, कौन कौन सी अदर इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स है। फिर हमारी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जो एस 700 सीरीज के बाद अदर देन 700 सीरीज कौन कौन सी हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उसके अंदर 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 12 की रिपोर्टिंग होती है, एंड साथ साथ हमें कारों की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ऑडिटर को। तो ये सारे हमारी रिपोर्टिंग से रिलेटेड कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लगेंगे, अदर देन स्टैंडर्ड्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिपोर्टिंग में हमें डिस्कस करनी पड़ती है, ऑडिट रिपोर्ट में आती है, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एसे 700। नाउ स्टार्ट विद एसे 700। क्या बोलता है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आप ओपिनियन फ्रेम करते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ओपिनियन देते हो उसके रिगार्डिंग वो कैसे फ्रेम होता है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। फिर हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एसे 700 अप्लाइज ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सब बेसिक है, ओपिनियन फ्रेम करना, रिपोर्ट इशू करना, वो तो बेसिक है। फिर आता है ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे फ्रेम करता है। तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर हमारा क्या होता है, हमारा ओपिनियन मॉडिफाई हो जाता है कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो मॉडिफाई कर देते ओपिनियन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हमारा अनमॉडिफाइड ओपिनियन आता है। वो सब चीज़ें ऑब्टेन कैसे करेंगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके। सेकंड, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है तो हमारा ओपिनियन मॉडिफाई होता है। ये कैसे सर, ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होता है, आप ऐसे 450 में जाओगे हम डिस्कस करेंगे करेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होती है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होती है। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि जब हमें कुछ मिसस्टेटमेंट मिलती है, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हैं, हमें कुछ मिसस्टेटमेंट मिली, हम मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट ये तुम्हारे डेप्रिसिएशन तुमने गलत चार्ज करा, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसको ठीक करो। मैनेजमेंट ने आपको कर दिया इग्नोर। आप गए टीसीडब्ल्यूजी के पास, कि टीसीडब्ल्यूजी ये मैनेजमेंट ने इग्नोर करी, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो आप इसको ठीक करो। टीसीडब्ल्यूजी ने भी आपको इग्नोर कर दिया, तो उस केस में क्या हुआ, हमारी जो मिसस्टेटमेंट थी वो अनकरेक्टेड हो गई। अगर वो मिसस्टेटमेंट को मैनेजमेंट करेक्ट कर देती तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रह गई, तो और वो भी मटेरियल वाली, तो उस केस में हमारा ओपिनियन क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। तो हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे ऐसे 705 में। लाइक यहाँ पे टाइप ऑफ ओपिनियन है, अनमोडिफाइड ओपिनियन होता है और मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। ये कब कौन सा ओपिनियन आता है वो हम सब ऐसे 705 के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर आता है ऑडिटर इवेल्युएट करेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम शुरू से देखते आते हैं कि एज पर प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एज पर AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो AFRF यूज करा है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो सब चीज डिस्कस होता है। उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या इवेल्युएट करता है कि जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हुई है, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड लगेगा, कौन सी चीजें हैं, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडुकेटली डिस्क्लोज करा है नहीं करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हो, सेलेक्ट एंड अप्लाइड है, वो कंसिस्टेंटली फॉलो तो हो रही है ना विद AFRF। लास्ट ईयर जो आपने अप्लाई करी थी वही करंट ईयर अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। अगर आपकी कोई चेंज हुई अकाउंटिंग पॉलिसी तो उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर गिवन है या नहीं, प्रेजेंटेशन चेंज हुई है नहीं हुई, उसके रिगार्डिंग लिखना होगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट बनाती है वो रीजनेबल है या नहीं है। जो भी आप बैड डेट के रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाते हो, जो भी आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाते हो, वो बायस्ड तो नहीं है। मैनेजमेंट अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इस तरीके से तो शो नहीं करे जिससे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए और मिस अप्रोप्रिएट हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग चेक करना है कोई मैनेजमेंट का बायसनेस तो नहीं है, रीजनेबल तो है ना अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो रिलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, और जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर तो गिवन है ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के रिगार्डिंग जो यूजर्स उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेगा उसके रिगार्डिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर तो गिवन है। उस और टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ करी है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, कि आपने कोई जेनजी वर्ड तो यूज़ नहीं करा, आपने कोई ऐसे वर्डिंग्स तो यूज़ नहीं करी जो मिसलीड करे यूजर्स को। तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ता है। क्या क्या चीज़ें इवेल्युएट करेगा कि भाई जो हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो एडुकेटली डिस्क्लोज हुई है नहीं हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या देखेगा, जो सेलेक्टेड एंड अप्लाइड है जो अकाउंटिंग पॉलिसी वो कंसिस्टेंटली है नहीं है AFRF के रिगार्डिंग। फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो भी मैनेजमेंट ने यूज़ करें वो रीजनेबल है या नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो कंपेरेबल है, रिलायबल है, रिलेवेंट है, वो सब चीज़ चेक करेंगे। फिर उसके बाद आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडुकेट डिस्क्लोजर, एडुकेट डिस्क्लोजर जिससे यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग मिले, और फिर जो टर्मिनोलॉजी जो आपने यूज़ करी है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ऑडिटर ये चीज़ें इवेल्युएट करेगा। फिर हम आते हैं ऑडिट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ देखने के प्रोस्पेक्टिव से। इसके अंदर हमें इतना डिटेल जाने की नीड नहीं होगी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं।
इसको हम ऐसे लर्न करने के प्रोस्पेक्टिव से मत देखना, इसको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेने के प्रोस्पेक्टिव से देखना कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि हम जब भी किसी भी ऐसे में देखते हैं, वहाँ के देखते हैं ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा, ऑडिटर की ऑडिट मैटर लिख देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पार्ट आता है, तो वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आता है टाइटल, टाइटल में लिखते हैं हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। फिर आता है एड्रेस, किसको एड्रेस कर रहे हैं। अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो मेंबर ऑफ कंपनी को एड्रेस करते हैं। स्पेशल पर्पस में हम देखते हैं कि किसने हमें अपॉइंट करा है, उसके रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या थर्ड पार्टी, वो चीज़ें हम देखते हैं। फिर आता है ऑडिटर ओपिनियन, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो भी एक क्वेश्चन आता है ऑडिटर ओपिनियन फ्रेम करने के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ओपिनियन को फ्रेम करना होता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, ओपिनियन फ्रेम करना है, और स्टूडेंट तो चेक करते हैं, अच्छा क्वालिफाइड ओपिनियन, स्टूडेंट चालू हो जाते हैं इन आवर ओपिनियन एंड बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एक्सेप्ट द मैटर डिस्क्राइब इन क्वालिफाइड ओपिनियन दैट डॉट 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 डॉट, ऐसे चालू हो जाते हैं। बट रोंग, वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए आपको क्या करना होगा, पहले ओपिनियन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी, क्या क्या और ये कैसे लिखनी होगी। आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, यहाँ पे क्या लिखा है, ABC एंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ, ये एक्सट्रैक्ट है। सेकंड, स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, ये क्या लिखा है, वी हैव ऑडिटेड द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमें ये भी लिखना होगा कि कौन कौन से टाइटल्स हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इनका ऑडिट करा है हमने। फिर आता है रेफर टू द नोट्स ऑफ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी हम यहाँ लिखते हैं समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। और फिर डेट्स एंड पीरियड लिखते हैं कि 31 मार्च का कवर है, कौन से पीरियड का कवर है। तो आपको पहले ये प्रॉपर 3 लाइन 4 लाइन लिखनी होगी, उसके बाद ही आप अपने ओपिनियन के ड्राफ्ट जो लैंग्वेज होती है कि आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो उसकी जो लैंग्वेज होती है उस पर आओगे। स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वालिफाइंग लैंग्वेज पे आ जाता है, डायरेक्ट अपनी ओपिनियन की लैंग्वेज पे आ जाता है। उससे पहले आपको रेफर करना पड़ेगा ये चीज़ें कि वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ कंपनी, एंड उसके अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट को ऑडिटेड करा है, उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। ये आपकी बेसिक लाइन होनी चाहिए हमेशा ओपिनियन में। देन आपको अपने ओपिनियन की लैंग्वेज में आना है कि इन आवर ओपिनियन एंड द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। तो वो आपको उसके बाद लिखनी है, आपको ये 3 लाइन याद करनी होगी और ये हमेशा लिख के आनी पड़ेगी जब भी आप ऑडिटर का ओपिनियन लिख के आओगे। बट सर एक बात बताओ, हमने तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, हमें तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं हुआ, तो उस केस में हम कैसे लिख सकते हैं कि हमने ऑडिट करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। यस, उसके अंदर हम ये नहीं लिख सकते कि हमने ऑडिट करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि ऑडिट करने के रिगार्डिंग तो हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस तो हमें मिला ही नहीं है, इसलिए तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, वी वर एंगेज टू द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम एंगेज हुए थे ऑडिट करने के रिगार्डिंग, बट हमें एविडेंस ही नहीं मिले, तो इसलिए हम ऑडिट कर ही नहीं पाए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उस पर्टिकुलर एंटिटी की। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट जो लाइन होगी, वी हैव ऑडिटेड द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको रिप्लेस करके ये लिखना है, वी वर एंगेज टू द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑडिटर ओपिनियन क्या है, पहले हम इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे कि हमने ऑडिट करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ किस XYZ एंड कंपनी को, उसके रिगार्डिंग। देन हम ऑडिटर के ओपिनियन पे आते हैं, ऑडिटर क्या अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये हो गए ऑडिटर ओपिनियन के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन, जो बेसिक है कि हमने एज पर ऐसे ऑडिट कंडक्ट करा है, हम इंडिपेंडेंट थे, कोड ऑफ एथिक्स का कंप्लाई करा है, ये सब चीज़ें आ जाती है। फिर आता है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, जो हम ऐसे 570 के अंदर देखेंगे कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जो ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर जो पैरा जाता है, वो उसके अंदर क्या क्या मैटर आता है हम 570 में देखेंगे। सेम हम की ऑडिट मैटर में देखेंगे ऐसे 701 में। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में EOM एंड OM पैरा आता है, वो हम उसके पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव ऐसे के अंदर देखेंगे। फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जो हम ऐसे 210 के अंदर देखते हैं कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, वो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आता है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पे आएगी ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये पैरा काफ़ी बड़ा हो सकता है। पहले तो हम बेसिक बताएंगे कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, जो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, वो तो हो जाता है बेसिक। इसके बाद आता है कि ऑडिटर ने कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सब चीज़ ऑडिटर अपनी डिस्कस करेगा अपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ में। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें डाली नहीं, और वो काफ़ी 3-4 पेजेस की चली जाती है, इसलिए वो नहीं डाला। बट जो आपको MCQ प्रोस्पेक्टिव से ध्यान रखना है वो है ये पार्ट कि लोकेशन ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर लोकेशन क्या है, ये तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आएगी। यस, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आती है। उसके अलावा भी आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ना डाल के आप कहीं और भी लिख सकते हो। कैसे, या तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आ जाएगी, उसके अलावा कहाँ पे लिख सकते हो आप, एज ए अपेंडिक्स लिख सकते हो कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, उसके पीछे हमने अटैच कर दी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 3-4 पेजेस की थी, वो हमने उसके बाद अटैच कर दी, और हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसका रेफरेंस दे दिया। या फिर कोई वेबसाइट पे हमने ऐड कर दी। वेबसाइट पे कब ऐड करोगे, जब जिस अथॉरिटी के रेस्पेक्ट में हम ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं उस अथॉरिटी ने बोला है कि आप अपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वेबसाइट पे डाल सकते हो, तो आप उस केस में वेबसाइट पे डाल सकते हो और उसका रेफरेंस लिख सकते हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर।
तो कौन कौन सी जगह हम ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ लिख सकते हैं? एक तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख सकते हैं, फिर ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ अपेंडिक्स लगा सकते हैं और उसका रेफरेंस दे सकते हैं हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, या फिर हम वेबसाइट पे लगा सकते हैं, अगर हमें अथॉरिटीज ने अप्रूव करा हुआ है तो हम वेबसाइट पे लगा सकते हैं और फिर उसका रेफरेंस दे सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। एंड ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज के केस में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हो। ग्रुप ऑडिट में क्या होता है, एक पेरेंट एंटिटी होता है, एक कंपोनेंट होता है, तो कंपोनेंट की अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो आपकी क्या होता है, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। जब आप ऐसे 600 खोल के देखोगे नोट्स में, तो वहाँ पे एक पैरा है डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज से रिगार्डिंग कि कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं कि किसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप ग्रुप एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो तो ऑडिट के जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा होता है उसके अंदर ही आप ग्रुप एंगेजमेंट के रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पैरा डालोगे कि किसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, कितनी कंपोनेंट ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और कितनी पेरेंट ऑडिटर की, वो सब चीज़ें लिखोगे। फिर अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का लिखते हो, जहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस करा था 143(3), 143(12), ये सब चीज़ का हम डिस्कशन करते हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म करें एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वो तो ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ और प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा इन एडिशन टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, तो वो परफॉर्म करके आपको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा। तो वो कहाँ लिखते हैं हम? अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में। और फिर आता है हमारे सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो ऑडिटर का ओपिनियन से रिलेटेड पॉइंट था, फिर ऑडिटर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड पॉइंट था कि कहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो हमारी होगी एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये है हमारी मिनिमम एलिमेंट। सर मिनिमम एलिमेंट मतलब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इतने एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, आप इन एलिमेंट्स को कम नहीं कर सकते। तो सर अगर हमने कम कर दिया तो आप कभी भी ऑडिट रिपोर्ट में ये नहीं लिख सकते कि हमने ऑडिट कंडक्ट करा है एज पर ऐसे, ये आप बिल्कुल भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख नहीं सकते कि आपने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करे वो एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ नीचे। क्या, अगर ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब करिए लॉ एंड रेगुलेशन ने, अगर लॉ एंड रेगुलेशन आपको ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दे दिया कि आपको इसको फिल करके लाना है, तो उस केस में ऑडिटर एसए का रेफरेंस तभी देगा जब उसमें मिनिमम एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ऊपर वाले जो भी हमने डिस्कस करे हैं एलिमेंट्स वो प्रेजेंट होने चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में वो एसए का रेफरेंस नहीं देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा, अगर ऑडिट कंडक्ट हुई है एज पर एसए, उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी रेफरेंस गया है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी ऑडिट कंडक्ट हुई है, तो उस केस में ऑडिटर कब एसए का रेफरेंस लिख सकता है? जब हम एसए के साथ साथ ऑडिट कंडक्ट करती हैं, उसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ऑडिट कंडक्ट करी है, तो ऑडिटर तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तो रेफरेंस देगा, बट वो एसए का रेफरेंस कब दे सकता है? उसके रिगार्डिंग पॉइंट है कि ऑडिटर में रेफर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ओनली एंड ओनली इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसए एंड एसए। सर ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने प्रोसीजर परफॉर्म करे एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आपको उसमें निकल के आया कि आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है, आप आए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे, आपने एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रोसीजर परफॉर्म करे, वहाँ पे आए मॉडिफाई ओपिनियन देना है, यहाँ अनमोडिफाइड वहाँ मॉडिफाइड, आप ऑडिट रिपोर्ट पर कौन सा ओपिनियन लिखोगे? तो उस केस में आता है कि आप एसए का रेफरेंस ही नहीं दोगे, तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेगा कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिटवीन आईएसए एंड एसए रिगार्डिंग डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, अगर डिफरेंट ओपिनियन के रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो उस केस में आप एसए को भी रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आईएसए के साथ साथ एसए का भी रेफर कर सकते हो। बट उसके साथ साथ जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर मिनिमम एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, जो हमने ऊपर डिस्कस करा, वो सारे एलिमेंट्स को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। लाइक कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, आप कंडक्ट कर रहे हो एज पर एसए भी और एज पर आईएसए भी, इसके अंदर आपके मिनिमम एलिमेंट्स होने चाहिए जो भी हमने ऊपर डिस्कस करें। अगर वो एलिमेंट्स नहीं है तो आप एसए का ऑडिट नहीं कर सकते। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो आप ऐसे का रेफर नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ों का कंप्लाई होना चाहिए, या तो दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, साथ साथ मिनिमम एलिमेंट होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आप ऐसे का भी रेफर कर सकते हो आईएसए के साथ साथ। अगर सर हम दोनों का रेफर कर रहे हैं तो हमको इसके रिगार्डिंग क्या कंसिडर करना पड़ेगा? अगर आप दोनों का रेफर कर रहे हो आईएसए एंड एसए को, तो उसके अंदर आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेम कि वी हैव कंडक्टेड एन ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आपको दोनों को क्लियरली इंडिकेट करना पड़ेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होगी रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिट कंडक्ट हो रहे हैं और एज पर ऐसे ऑडिट कंडक्ट हो रहे हैं। सो इसके अंदर हमने क्या पॉइंट देखा कि अगर आप आईएसए के साथ साथ ऐसे की ऑडिट कर रहे हो तो उसमें हम ऐसे का रेफरेंस तभी देंगे जब उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग? फॉर डिफरेंट ओपिनियन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट उसके अंदर मिनिमम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ही आप ऐसे को रेफर कर सकते हो आईएसए के साथ साथ। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है जो आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता ही नहीं है कि उसके अंदर आप प्रेजेंट करो, क्या इस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एएफआरएफ दैट इज प्रेजेंटेड इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो बोलता है कि आप इसको इंक्लूड मत करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट मैनेजमेंट कहती है नहीं नहीं, हमें तो कोई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है। उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या इवेल्युएट करेगा, यार जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है या नहीं है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगी। तो सर हमें उसका क्या लेना देना, पार्ट है या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है तो ऑडिटर का ओपिनियन उसको कवर करेगा, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट हो जाएगी और आप यूजर्स को अपने ऑडिट रिपोर्ट दोगे, उसके अंदर सप्लीमेंट्री इन्फो भी आएगी, तो वहाँ पे यूजर्स क्या समझेगा, यहाँ पे तो ऑडिटर का ओपिनियन है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो वहाँ पे ऑडिटर का ओपिनियन कवर होता है। फिर ऑडिटर को उसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि यार वहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ऑडिटर के ओपिनियन का पार्ट हो जाती है। सर अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उस केस में ऑडिटर देखेगा, क्या देखेगा कि जो भी आपने प्रेजेंटेशन करी है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन की, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग तो है ना। ये प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, कहीं आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी चल रही है 1 to 10 पेज तक, आपने पेज 4 पे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन लगा दी, तो वो डिफरेंशिएट कहाँ हुई, ऐसा लगेगा वो तो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है वो इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी आपको प्रेजेंटेशन नहीं करनी, उसके रिगार्डिंग क्या है, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंशिएट तो है ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर डिफरेंशिएट नहीं है प्रेजेंटेशन कि यूजर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड है या नहीं है, तो उस केस में क्या करता है ऑडिटर, मैनेजमेंट से बोलता है अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज करो, वो भी आपको यहाँ लाइन देखनी है अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑडिटर का ओपिनियन कवर नहीं है, तो क्या हुआ, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है। तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से बोलेगा जो आपकी जो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है उसकी प्रेजेंटेशन को चेंज करो, नहीं तो यूजर्स को मिसलीड हो जाएगा और यूजर्स सोचेंगे कि मेरा ओपिनियन कवर इस पे, फिर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो मैनेजमेंट ने अगर क्या करा, रिफ्यूज कर दे, नहीं हम चेंज नहीं कर प्रेजेंटेशन। सर ये बताओ चेंज कैसे कर सकते हैं प्रेजेंटेशन, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दोनों में क्रॉस रेफरेंस गिवन है, उस क्रॉस रेफरेंस को हटा दो, या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गिवन है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, तो उसको हटा के ऑडिट रिपोर्ट के अलग रखो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को, तो ऐसे आप प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हो। बट सर मैनेजमेंट चेंज ही नहीं करना चाहती प्रेजेंटेशन, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा, लाइक आपकी 10 पेज की ऑडिट रिपोर्ट है, इसके अंदर 4th पेज पे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा और ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है। ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, फिर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन ऑडिटेड। वो क्या होगा, पहले तो आइडेंटिफाई करा कि पेज नंबर 4 पे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, फिर वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि देयर इज सर्टेन इन्फॉर्मेशन इन द पेज नंबर 4 ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट कवर्ड विच इज अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे मॉडिफाई करके लिख देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही कि हमने एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने ऑडिट कंडक्ट नहीं करा, वो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, जिससे यूजर्स को मिसलीड ना हो, यूजर्स ये ना समझे कि इस पर ऑडिटर का ओपिनियन कवर्ड है, क्योंकि अगर ऐसा समझेंगे तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसलिए ऑडिटर ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। क्या क्या सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, कि पहले तो वो चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है या नहीं है। अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहाँ पे ऑडिटर का ओपिनियन कवर हो जाएगा फाइनेंशियल सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन पे, एंड ऑडिटर को उसके रिगार्डिंग सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर सर वो इंटीग्रल पार्ट ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वहाँ पे ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि जो भी प्रेजेंटेशन है यूज हुई है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में, वो क्लियरली डिफरेंशिएट है ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर नहीं है तो ऑडिटर मैनेजमेंट से कहेगा कि चेंज करो प्रेजेंटेशन को। अगर मैनेजमेंट मना कर देती है तो ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी सप्लीमेंट्री अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, और फिर वो अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेगा कि दीज सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन ऑडिटेड। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए। एंड इसके रिगार्डिंग सर्टेन एग्जाम्पल्स है, वो क्या है, अगर आपने एज पर इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो उसके अंदर क्या होता है, इंडेस के साथ साथ है ना, जो इंडेस है वो आईएफआरएस की पार्ट है, उसमें से कार्व आउट मेथड्स के यूज करके इंडेस को बनाए गए हैं। तो मेजर कुछ सिमिलरिटीज है इंडेस और आईएफआरएस में। आपने नोट्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करा कि यार ये ना इंडेस का कितना % एक्सटेंट वो कंप्लाई कर रहा है अनदर फ्रेमवर्क, उसका रीको बना दिया। आपने एक रीको प्रेजेंट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कि वो कितने % या कितने एक्सटेंट तक वो दूसरे आईएफआरएस को कंप्लाई कर रहा है इंडेस के साथ साथ। अगर वो चीज़ आपने नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डाल दी तो ऑडिटर के ओपिनियन में कवर हो जाएगी, वो इंटीग्रल पार्ट मानेंगे हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, अगर कोई एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड कर रहा है मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही, कैसे कि एक तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस आता है और मैनेजमेंट चाहती है कि हम एक और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं
जो कोई स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग हो, तो उस केस में ऑडिटर का ओपिनियन उस पर कवर नहीं होता। ऑडिटर कंसीडर करेगा वो क्लियरली डिफरेंशिएट है नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो अलग से P&L बनाए, वो मैनेजमेंट अपने रेफरेंस के हिसाब से बना रही है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर का ओपिनियन कवर नहीं होगा उस P&L की रिक्वायरमेंट पे जो एडिशनल P&L है, एंड उसको क्लियरली डिफरेंशिएट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, वो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा। तो ये आपको दो एग्जांपल ध्यान रखना है, कब वहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है और कहीं पे इंटीग्रल पार्ट ना होकर डिफरेंशिएट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमने SA 700 कंप्लीट करा। नाउ वी आर मूविंग टू SA 701। SA 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट। कब कब ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर, उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर ऐसे है। हमने एलिमेंट देखे थे ऑडिट रिपोर्ट के, उसके अंदर की ऑडिट मैटर का एक सेपरेट पैरा गिवन था। तो उस सेपरेट पैरा के अंदर क्या क्या की ऑडिट मैटर आएंगे, कैसे ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है, और हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे की ऑडिट मैटर को, वो सब चीज SA 701 के अंदर आती है। ये किस पे एप्लीकेबल होगा, लिस्टेड एंटिटीज के केस में तो ये मैंडेटरी है। मतलब लिस्टेड एंटिटीज की कभी कोई ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसमें की ऑडिट मैटर तो डालने ही पड़ेंगे आपको, तो वहाँ पे मैंडेटरी है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई की ऑडिट मैटर ही नहीं है, सिग्निफिकेंट कोई मैटर जनरेट नहीं हुए ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर कुछ कम्युनिकेट नहीं करा TCWG से जो मैटर सिग्निफिकेंट हो, उस केस में हम लिस्टेड एंटिटीज में क्या करेंगे, उस केस में भी जो की ऑडिट मैटर का पैरा होगा उसके अंदर आपको एक लाइन लिख के आनी पड़ेगी, एक्सेप्ट द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ देयर इज नो की ऑडिट मैटर। आपको फिर भी ये लाइन लिख के आनी पड़ेगी कि उसको बताना पड़ेगा कि देयर इज नो की ऑडिट मैटर। और अगर ऑडिटर को लगे कि यार की ऑडिट मैटर आनी चाहिए तो ऑडिटर अपनी मर्जी से डाल सकता है, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है कि की ऑडिट मैटर डालनी चाहिए तो की ऑडिट मैटर डालो। कौन कौन से केस में, लिस्टेड एंटिटीज के केस में तो मैंडेटरी है, फिर या ऑडिटर का मन करे, कोई सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो जाए कि ऑडिटर सोच रहा है कि डाल देते हैं, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन बोले तो आपको डालना है। बट की ऑडिट मैटर सर होते क्या है, की ऑडिट मैटर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। सर प्रीवियस पीरियड नहीं, ओनली ऑन करंट पीरियड के मैटर्स होने चाहिए, और वो कहाँ से सेलेक्ट होंगे, कम्युनिकेटिंग द मैटर्स विद TCWG। हमने कुछ मैटर TCWG के साथ कम्युनिकेट करे, उसमें से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे मैटर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे करंट पीरियड के, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट से होगा वो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है करंट पीरियड के जो हमने TCWG के साथ डिस्कस करें, वही हमारे की ऑडिट मैटर का पार्ट बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हम सर क्यों कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि यूजर्स को पता लगे कि कोई ऐसे मैटर्स हैं जो TCWG के साथ डिस्कस हुए हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट मैटर है करंट पीरियड के, जो कि यूजर्स को ध्यान देने चाहिए उन मैटर्स पे, जिसके उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिले और वो मेन पॉइंट्स पे ध्यान रख पाए। तो टू एनहेंस कम्युनिकेटिंग वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और प्रोवाइड एडिशनल इन्फो, इसलिए हम की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करते हैं। बट सर एक बात बताओ, मैं अगर की ऑडिट मैटर में कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लिखना जरूरी है क्या? मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना लिख के डायरेक्ट की ऑडिट मैटर में लिख देता हूँ? तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तू बनाता है, मैनेजमेंट बनाती है। तो अगर मैनेजमेंट बनाती है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसके अंदर जो भी आएगा डिस्क्लोजर होगा वो मैनेजमेंट लिख के देगी। भाई की ऑडिट मैटर तो मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल रहा हूँ। तो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट इन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट बोले कि आप की ऑडिट मैटर में लिख रहे हो तो हम क्यों डिस्क्लोजर दें, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं है की ऑडिट मैटर आपका, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। अगर आपका AFRF कह रहा है तो आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। सेकंड, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। हम जो मॉडिफाई करते हैं ओपिनियन उसके रिगार्डिंग भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम की ऑडिट मैटर में डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडिफाइड ओपिनियन में नहीं डालेंगे क्योंकि हमने की ऑडिट मैटर में डाल दिया। ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है की ऑडिट मैटर, ना ही SA 570 का सब्स्टिट्यूट है ये। MURG पैराग्राफ देते हैं, उसकी जगह हम की ऑडिट मैटर में लिख दे MURG पैराग्राफ ना बनाए तो चल जाएगा? नहीं, MURG पैरा तो आएगा ही आएगा। MURG पैरा यहाँ पे है, की ऑडिट मैटर यहाँ पे। पहले हम MURG का पैरे का देखेंगे कि उसके अंदर आ रहा है, फोल्ड कर रहे हैं तो MURG के अंदर आएगा, अदरवाइज की ऑडिट मैटर में आएगा। और कोई हम सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे उस मैटर पे। लाइक हम मॉडिफाइड ओपिनियन में तो एक्सप्रेस कर दिया, की ऑडिट मैटर में हमने मैटर डाल दिया, कहीं यूजर को ये ना लगे कि यार हमने की ऑडिट मैटर पे भी कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करा है। यहाँ पे कोई सेपरेट ओपिनियन हमने एक्सप्रेस नहीं करा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इन दोनों पॉइंट के रिगार्डिंग, एक तो मॉडिफाइड ओपिनियन के रिगार्डिंग और SA 570 का MURG पैरा के रिगार्डिंग, अगर आपने कोई मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन में ऑलरेडी आ गया, लाइक आपने इन्वेंटरी के लिए मॉडिफाई कराया अपना ओपिनियन, तो सेम वही इन्वेंटरी का पैराग्राफ आप की ऑडिट मैटर के अंदर नहीं डालोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर डाल दिया, वापस रिपीट नहीं करोगे की ऑडिट मैटर में। एंड सेम ऐसे ही जब कोई मैटर आपने MURG पैरा में डाल दिया SA 570 में, तो आप उसको वापस यहाँ पे नहीं डालोगे की ऑडिट मैटर में, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां डाल सकते हो, डुप्लीकेसी मत करो यहाँ पे। बट आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों का रेफरेंस दे सकते हो की ऑडिट मैटर में। KAM में आप लिख सकते हो कि SA 570 का एक मैटर पैराग्राफ है MURG पैरा, आप उसको रेफर कर सकते हो। देयर इज ए मॉडिफाइड ओपिनियन, आप उस पैराग्राफ को रेफर कर सकते हो। आप सिर्फ रेफरेंस दे सकते हो कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ में, आप उनके रेस्पेक्ट में डुप्लीकेसी नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सर एक बात बताओ, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया मैंने,
तो उसमें भी की ऑडिट मैटर लिखना है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में तूने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा, तूने ऑडिट कंडक्ट करी, हम क्या लिखते थे ऑडिटर ओपिनियन में नीचे, वी वर एंगेज टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ऑडिट तो कर ही नहीं पाए, तो की ऑडिट मैटर कैसे, तो की ऑडिट मैटर इस केस में नहीं आएगा। ऐसे 705 प्रोहिबिट करता है व्हेन डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन देते हैं उस केस में की ऑडिट मैटर नहीं आएंगे। आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, जहां पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वहां पे की ऑडिट मैटर नहीं आते। इसके बाद सर की ऑडिट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मैटर ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, प्रेजेंटेड है, उसी के की ऑडिट मैटर बन सकते हैं, कोई और की ऑडिट मैटर नहीं बन सकते। कोई भी की ऑडिट मैटर बन सकते हैं अगर वो सिग्निफिकेंट मैटर है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में। लाइक कोई इंप्लीमेंट हुआ है न्यू आईटी सिस्टम, न्यू आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आया, कुछ इफेक्ट नहीं आया, ना ही कहीं पे प्रेजेंट हुआ ना ही डिस्क्लोज हुआ, बट इससे रेवेन्यू इफेक्ट हो सकता है। न्यू आईटी सिस्टम है, न्यू कंट्रोल है, न्यू रेवेन्यू, न्यू कंट्रोल है, तो रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, तो ये सिग्निफिकेंट मैटर बन सकता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी की ऑडिट मैटर में आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे प्रेजेंटेड हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चाहे प्रेजेंटेड ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर भी की ऑडिट मैटर का पार्ट बन सकता है। उसके रिगार्डिंग सर्टेन एग्जांपल से कौन कौन की ऑडिट मैटर के पार्ट बन सकते हैं वो है। बट सर एक बार बताओ, हम की ऑडिट मैटर कौन, ऑडिटर डिसाइड करेगा सिग्निफिकेंट मैटर कौन से करंट पीरियड के, वो डिसाइड कैसे करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेगा डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर की वो की ऑडिट मैटर हो सकता है। क्योंकि हम टीसीडब्ल्यूजी से तो काफी सारे मैटर डिस्कस करते हैं, उसमें से सिग्निफिकेंट मैटर को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके रिगार्डिंग ये 3 फैक्टर है। फर्स्ट, एरिया ऑफ हाई असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क। सर ये सिग्निफिकेंट रिस्क, यस ऐसे 315 में जाओगे वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क के फैक्टर है। कब कब हम सिग्निफिकेंट रिस्क कंसीडर करते हैं, कौन कौन से केस में, फ्रॉड के केस में, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के केस में, रिलेटेड पार्टी के केस में, या फिर कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो उसके केस में भी हम सिग्निफिकेंट रिस्क को कंसीडर करते हैं। तो उन रिस्क अगर वैसे कोई मैटर हो उसमें से ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि यार वो की ऑडिट मैटर का पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सर सारे मैटर की ऑडिट पार्ट क्यों नहीं बनने चाहिए जब वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप ऐसे 240 में आते हैं वहां पे ऑडिटर क्या प्रीज्यूम करके चलता है, देयर इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वहां पे ऑलरेडी फ्रॉड होने के चांसेस है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, तो उस केस में क्या जरूरी है कि वो की ऑडिट मैटर का पार्ट बने, वो तो सिग्निफिकेंट रिस्क तो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, बट जरूरी थोड़ी हो की ऑडिट मैटर का पार्ट बनेगा। वो ऑडिटर की अटेंशन कितनी ड्रॉ करता है उसके बेसिस पे है। तो वहां पे हम ऑडिटर डिसाइड करेगा कि जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसमें से कौन से मैटर्स को की ऑडिट मैटर में डालेगा, कौन से को नहीं डालेगा, वो ऑडिटर के ऊपर है, वो कितनी अटेंशन ड्रॉ करता है उस करंट फाइनेंशियल ईयर में वो देखेगा। सेकंड, कोई मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। सर ये सिग्निफिकेंट जजमेंट्स कौन से, ऐसे 540 वाले। ऐसे 540 में क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाती है, जहां पे मैनेजमेंट का बायसनेस हो सकता है, जहां पे मैनेजमेंट की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल नहीं हो सकती, वहां पे मैनेजमेंट अपने जजमेंट से इन्वॉल्व करती है। उस केस में क्या होता है, वहां पे अनसर्टेनिटी रहती है, और ज्यादा अनसर्टेनिटी कहाँ रहती है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में। लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में गलती होने के चांसेस कम है, ज्यादा कम, तो वो सिग्निफिकेंट मैटर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो कम बनेंगे। हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होगी तो वो सिग्निफिकेंट मैटर हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर हो सकते हैं तो की ऑडिट मैटर का पार्ट बन सकते हैं। तो कोई सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट जहां पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, देयर इज सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कोई ऐसे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन अकर्ड हुए वो भी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करे थे, जो की ऑडिट मैटर का पार्ट बन सकते हैं। तो सर कौन कौन से फैक्टर्स हमने डिटरमाइन करेंगे की ऑडिट मैटर के रिगार्डिंग, एरिया ऑफ हाई असेस्ड रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क। सेकंड, कोई मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू द हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस जो अकर्ड हुए ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो हम हमारे फैक्टर्स होंगे इन डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। सो इन मैटर को कंसीडर करके ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि वो की ऑडिट मैटर का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये तो बात हो गई कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है की ऑडिट मैटर की। सर एक बात बताओ, अगर की ऑडिट मैटर हम लिखे ही ना, हमको प्रिक्लूड कर दिया, वो क्या कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस इन विच की ऑडिट मैटर इज नॉट टू बी कम्युनिकेटेड। सर किस किस सर्कमस्टेंस में हम की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जब लॉ एंड रेगुलेशन ने आपको प्रिक्लूड कर दिया। प्रिक्लूड मींस लॉ एंड रेगुलेशन ने आपको मना कर दिया कि आप डिस्क्लोजर नहीं दे सकते की ऑडिट मैटर में, क्योंकि वो पब्लिक डिस्क्लोजर तो होता ही है, ऑडिट रिपोर्ट तो सब सारे सबके पास जाती है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो आप पब्लिक डिस्क्लोजर से आपको प्रिक्लूड कर दिया कि आप नहीं दे सकते। सेकंड, उसका कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है दैट वुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट। सर इसका कोई एग्जांपल बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप इंटरनल आप ऑडिट करने गए, आपको बैंक की ऑडिट कर रहे हो, आपको मिला इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी, वो भी छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी इरेगुलरिटी मिली आपको इंटरनल कंट्रोल में, वो भी किससे रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड।
सर लिक्विडिटी से रिलेटेड मिली तो हमें मना क्यों कर रहे हैं कि केएम पैरा नहीं दे सकते हम? तो ये तो सिग्निफिकेंट मैटर है, केएम पैरा में आना चाहिए। बट एक बात बताओ, बैंक की है, अगर लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई इशू मिला और की ऑडिट मैटर में ऑडिटर ने डाल दिया, उससे क्या होगा? पब्लिक उस की ऑडिट मैटर को रीड करेगी, पब्लिक देखेगी क्या लिक्विडिटी में इशू है। पब्लिक के अंदर क्या होगा कि हम विड्रॉ कर लेते हैं कि बैंक बर्बाद ना हो जाए, हमारे पैसे ना बर्बाद हो जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, विड्रॉ करना चालू कर देते हैं। विड्रॉ करने से क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा बैंकरप्टी बैंक ही बैंकरप्ट हो गया। तो उस केस में क्या होगा? वहां पे क्या होगा? एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट हुआ। ये आपका एक एग्जांपल सेम सेम कौन सा है, कुछ दिन पहले ही सेम उसके साथ हुआ था रिपब्लिक फर्स्ट बैंक के साथ, बट वहाँ की ऑडिट मैटर की बात नहीं थी, वहाँ पे कोई और बात थी। बट वहाँ पे अगर वहाँ पे भी तो यही हुआ था कि लिक्विडिटी की प्रो इशू आई थी, पब्लिक को लगा कि यार लिक्विडिटी इशू है कि हमारे पैसे डूब ना जाए, इन्होंने विड्रॉ करना स्टार्ट करा, तो वहाँ पे वो बैंकरप्ट हो गए, बैंक पे नहीं कर पाई फिर लोगों को पैसा। इसलिए वहाँ पे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट, वहाँ पे इसलिए हम की ऑडिट मैटर नहीं लिखते। तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में की ऑडिट मैटर नहीं आएंगे? या तो लॉ एंड रेगुलेशन आपको प्रिक्लूड कर दे पब्लिक डिस्क्लोजर से रिलेटेड, या फिर कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाए जो आपको की ऑडिट मैटर नहीं लिख सकते, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, कोई और सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकते, ओनली एंड ओनली रेयर सर्कमस्टेंसेस में। तो ये हमने डिस्कस करा कि कब कब की ऑडिट मैटर डिस्कस नहीं कर सकते ऑडिटर रिपोर्ट में। उसके बाद आते हैं सर, हमने ये भी देख लिया कि ऑडिट मैटर होता क्या है, किस एंटिटी पे एप्लीकेबल है, क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करने के लिए, कहाँ पे की ऑडिट मैटर हम नहीं दे सकते। बट सर ये बताओ, जब हम की ऑडिट मैटर लिख रहे हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर एलिमेंट आता है, सेपरेट पैरा आता है की ऑडिट मैटर का, उसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो उसके अंदर पहले आएगी इंट्रोडक्शन लाइन। क्या इंट्रोडक्शन लाइन? कि की ऑडिट मैटर होता क्या है। आप पहले यूजर्स को बताओगे ना कि ऑडिट मैटर होता क्या है, तो वहां पे लिखोगे आर द इन द प्रोफेशनल जजमेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, ये लिखोगे। उसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखोगे कि आप उसके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर रहे उस मैटर के ऊपर। यूजर की अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करने के लिए वो की ऑडिट मैटर में लिखा है, आप उसके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन लाइन होगी। दोनों क्या, एक तो की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन लिखोगे, एक उसके ऊपर हम सेपरेट ओपिनियन नहीं लिख रहे, उसके रिगार्डिंग आप बात लिखोगे। एंड देन हम आते हैं की ऑडिट मैटर। आपको कोई सर्टेन एक मैटर है, आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड की ऑडिट मैटर में लिखना है, तो इंडिविजुअल मैटर जो भी की ऑडिट मैटर होगा इंडिविजुअल, उसके रिगार्डिंग आपको तीन चीजें करनी पड़ेगी। पहला, एक तो रेफरेंस दोगे रिलेटेड डिस्क्लोजर का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी वो इन्वेंट्री शो हो रही है उसका आप रेफरेंस दोगे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में। सर अगर कोई ऐसा मैटर है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं हो रहा, जैसे न्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आईटी पॉलिसीज जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी, तो उस केस में रेफरेंस मत देना जब कोई रेफरेंस नहीं है तो अदरवाइज आपको रेफरेंस लिखना पड़ेगा। और अगर रेफरेंस नहीं है तो आप उसको वहां पे एक्सप्लेन करोगे कौन सा मैटर है। देन आप वहां पे बताओगे व्हाई दिस मैटर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर, क्यों उस मैटर को हम सिग्निफिकेंट मैटर कंसीडर कर रहे हैं। लाइक इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी कंट्रोल था, उसमें क्या रिवेन्यू रिकॉग्निशन पे इफेक्ट आ सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट मैटर। तो वहां पे हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों इस मैटर को हम सिग्निफिकेंट मैटर कंसीडर कर रहे हैं। देन एक और चीज लिखनी पड़ेगी, हाउ द मैटर एड्रेस इन ऑडिट, ऑडिटर ने वो मैटर को कैसे एड्रेस करा, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करे उसके रिगार्डिंग, तो वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको हर इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? पहले तो रेफरेंस देनी पड़ेगी रिलेटेड टू द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, व्हाई यू कंसीडर एज ए सिग्निफिकेंट की ऑडिट मैटर। थर्ड, आपने वो मैटर को ऑडिट में कैसे एड्रेस करा है, ये तीनों चीज लिखनी पड़ेगी, वो भी इंडिविजुअल मैटर्स की। उसके बाद आते हैं इफ देयर इज नो की ऑडिट मैटर, अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो उस केस में क्या करें? अगर की ऑडिट मैटर नहीं है उस केस में क्या करेगा ऑडिटर? एक लाइन लिखेगा जो मैंने आपको पहले बताई थी, एक्सेप्ट द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, ऑडिटर हैज डिटरमाइन दैट देयर इज नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट। क्या? एक्सेप्ट द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, ऑडिटर हैज डिटरमाइन दैट देयर इज नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट। आपको ये लाइन लिख के आनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है तो छोड़ा वो पैराग्राफ ही हटा दो की ऑडिट मैटर, आपको पैराग्राफ लिख के आना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको ये दो लाइन लिख के आनी पड़ेगी जब भी की ऑडिट मैटर नहीं है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑडिट मैटर की रिपोर्ट में अंदर की ऑडिट मैटर की क्या इंट्रोडक्शन लाइन होगी, क्या क्या हमें की ऑडिट मैटर के रेस्पेक्ट में लिखना है, और अगर की ऑडिट मैटर नहीं होगा तो क्या करना है। इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट आता है, कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी। मैटर कौन से होते हैं की ऑडिट मैटर? जो हम कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसका एक रेफरेंस है एसए 260। एसए 260 में हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी के रिगार्डिंग। उसके अंदर एक पॉइंट देखोगे, अगर आप अपने नोट्स खोलोगे एसए 260 में, उसके अंदर एक पॉइंट आएगा प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, हम कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ। उसके अंदर एक पॉइंट होगा कि हम प्रिलिमिनरी व्यूज होते हैं कि ऑडिट मैटर का, वो भी कम्युनिकेट करते हैं हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ। कब? प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में। आप ऐसे 260 में देखोगे तो हम डिस्कस करते हैं प्रिलिमिनरी व्यूज ऑफ की ऑडिट मैटर एट द टाइम ऑफ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। सर क्यों कम्युनिकेट करते हैं? जिससे टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंडिंग मिले।
कि ऑडिटर ने जो डिसीजन लिया इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर वो किस बेसिस पे लिया है, टीसीडब्ल्यूजी को उसको समझ में आए, और फिर टीसीडब्ल्यूजी डिसाइड करे उस मैटर के रेस्पेक्ट में उसको एडिशनल और एनहेंस डिस्क्लोजर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या तो न्यू डिस्क्लोजर या एनहेंस डिस्क्लोजर देना चाहिए नहीं देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि ऑडिटर तो अपनी की ऑडिट मैटर में दे रहे हैं मैं उसके रेस्पेक्ट में, बट मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो न्यू डिस्क्लोजर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और उसको टीसीडब्ल्यूजी को इनेबल करता है टू ऑब्टेन फर्दर क्लैरिफिकेशन। तो टीसीडब्ल्यूजी उसके रिगार्डिंग कोई ऑब्टेन कर सकता है हमसे इन्फॉर्मेशन, कोई क्लैरिफिकेशन ले सकता है। दैट्स वाई हम स्टार्टिंग में ही प्रिलिमिनरी व्यूज को कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो ये पॉइंट आपको 260 से ऐसे 260 के साथ कनेक्ट करना है कि ऐसे 260 में भी हम कम्युनिकेट करते हैं, और ये वहीं का ही पॉइंट है। ऐसे 260 में भी पूछ सकते हैं आईसीआई, या फिर ऐसे 701 के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो आपको ऐसे लिंक रखना है। और इसके रिगार्डिंग एक और है, अगर कोई मैटर ऑलरेडी कवर्ड है अदर पैराग्राम में, अदर पैरा मीन्स या तो ऐसे 570 में कवर्ड है या मॉडिफाइड ओपिनियन में कवर्ड है, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस केस में दीज मैटर नोट टू बी डिस्क्राइब इन की ऑडिट मैटर सेक्शन, मैंने ऊपर बताया था की ऑडिट मैटर में नहीं लिखेंगे, रेदर ऑडिटर सिर्फ इंक्लूड करेगा क्या, रेफरेंस की ऑडिट मैटर में, कि ऐसा कोई मैटर पैराग्राफ है आप उसको रेफर कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। तो हमने की ऑडिट मैटर में क्या क्या देखा, पहले देखा किस पे एप्लीकेबल है, लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है, या ऑडिटर चाहता है खुद, सर्कमस्टेंसेस कोई ऐसी है जहाँ पे ऑडिटर खुद लिखना चाहता है कि ऑडिट मैटर लिख सकता है, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है तो लिख सकता है। कि ऑडिट मैटर होता क्या है, इन द प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, और वो कम्युनिकेट करे हुए हैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ, उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, सो वो हमारे की ऑडिट मैटर होते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एएफआरएफ बोलता है। सेकंड, मॉडिफाइड ओपिनियन का नहीं है कोई भी सब्स्टिट्यूट। थर्ड, 570 का सब्स्टिट्यूट नहीं है एमयूआरजी पैरा का। फोर्थ, कोई सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करें। एंड इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम कोई की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि हम कौन कौन से फैक्टर्स पे डिटरमाइन करेंगे कि ऑडिट मैटर का पार्ट बन सकता है नहीं बन सकता। तीन फैक्टर थे, फर्स्ट एरिया ऑफ हाई असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क। सेकंड, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू द हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। थर्ड, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द ईयर, जो कि ऑडिट मैटर के पार्ट बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते, वो ऑडिटर के ऊपर है। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज में ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि ऑडिट मैटर, या तो लॉ एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड कर दे कि पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं दे सकते, या फिर कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं कोई एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में, तो वहां पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि ऑडिट मैटर, तो आपके ऑडिट रिपोर्ट में जो पैरा आता है उसके अंदर कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट आएगी इंट्रोडक्शन लाइन, उसमें की ऑडिट मैटर को एक्सप्लेन करेंगे कि की ऑडिट मैटर होता क्या है। सेकंड, आप लिखोगे सेपरेट ओपिनियन ये एक्सप्रेस करें हम उस पर्टिकुलर मैटर्स पे। फिर आते हैं इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर के रेस्पेक्ट में आप क्या क्या लिखोगे। वहां पे पहले तो रेफरेंस दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर का, जहां पे भी वो की ऑडिट मैटर के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकंड, व्हाई यू आर कंसीडरिंग दैट इज सिग्निफिकेंट मैटर, क्यों कंसीडर करते हो। थर्ड, आपने वो ऑडिट में कैसे मैटर को एड्रेस करा है उसके बारे में लिखोगे। अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो आप लिखोगे एक्सेप्ट द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, देयर इज ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट देयर इज नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं हम टीसीडब्ल्यूजी से क्या, प्रिलिमिनरी व्यूज ऑफ की ऑडिट मैटर ड्यूरिंग द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा एसए 701 होता है कंप्लीट। एसए 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कब कब हम ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, कौन कौन से सिनेरियोज होंगे उसके अंदर वो देखेंगे। मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट टेक्निकल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे 5 to 6 मार्क्स का वन क्वेश्चन तो कंफर्म है, कंफर्म। तो ये आपको इसको तो छोड़ के जाना नहीं है। इसके अंदर हम काफ़ी टेक्निकल जाएंगे, कौन कौन से सिनेरियोज में कौन कौन सा ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो ये तो बेसिक है इसके रिगार्डिंग, कब हम मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर सकते हैं, जब नेचर ऑफ मैटर देखेंगे। सेकंड, परवेसिवनेस देखेंगे। परवेसिवनेस कैसे, अगर परवेसिवनेस है तो हम एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन के साइड जाते हैं, अगर नहीं है तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन के साइड जाते हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं अभी आगे। टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं चार्ट्स पे। ये चार्ट कहते हैं हम कैसे डिटरमाइन करेंगे मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया ना तो आपको कभी भी ओपिनियन को डिसाइड करने में दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसमें सारे सिनेरियोज कवर है। आप एक एक करके सारे देख लेना, सब चीज़ें इसमें ही कवर हो जाएगी। फिर इसके बाद आप इजीली ओपिनियन को डिसाइड कर सकते हो, इजीली ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, अगर ऑडिटर ने क्या करा, अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, उससे दो चीज़ हो सकती है, या तो उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा, या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। अगर हम पहले जाते हैं इस वाले पार्ट पे, अगर उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला तो क्या होगा, देयर इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो सकती है उसके अंदर। और मैंने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन आपको पहले ही बताई थी। हमें मिसस्टेटमेंट मिली, हम मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करी, तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बनेगी, और सिर्फ उसी बेसिस पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं ओपिनियन। हम करेक्टेड मिसस्टेटमेंट पे कभी भी मॉडिफाई नहीं होगा ओपिनियन, ओनली एंड ओनली अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट पे। तो आपको ये जो भी लाइन्स है, जो भी वर्ड्स है, इस पर भी ध्यान देना है। और यही कीवर्ड्स बनते हैं हमारे क्या,
इफ देयर इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, तो वो चेक करेगा कि वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है। हम कहाँ पे हैं, हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिया, उसके अंदर उसको मिसस्टेटमेंट मिली, कौन सी, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और फिर उसको चेक करेगा कि क्यूमुलेटिवली या इंडिविजुअली वो मटेरियल होती है नहीं होती। अगर उसको पता लगा कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो भी है वो मटेरियल है ही नहीं, तो कर दो भाई इग्नोर, हम मॉडिफाइड ओपिनियन की साइड जाएंगे ही नहीं। अगर उसको पता लगा कि यार ये तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, ये यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उस केस में इवेल्युएट करेंगे कि यार ये परवेसिव है या नहीं है। सर ये परवेसिव मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आएगा या फिर कोई पर्टिकुलर एक असर्शन पे या पर्टिकुलर कोई एक मैटर पे या एआर पे या इन्वेंट्री पे, इन्हीं पे असर आएगा या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर सकती है। वो परवेसिवनेस आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर सर परवेसिवनेस नहीं है तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर परवेसिवनेस है तो वहां पे हम एडवर्स ओपिनियन इशू करेंगे। देख रहे हो हम कौन से पार्ट पे थे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया ऑडिटर ने आफ्टर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। ऑब्टेन करने के बाद वो चेक करेगा इफ देयर इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और नॉट। इफ देयर इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट देन चेक करेगा कि वेदर इट इज मटेरियल और नॉट, वो भी क्यूमुलेटिवली सारे एक्यूमुलेट करके देखेगा कि मटेरियल है या नहीं है। अगर मटेरियल है तो आगे जाएगा, अगर मटेरियल नहीं है तो वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन की साइड जाएगा ही नहीं। अगर मटेरियल मिल गई तो वो चेक करेगा वेदर इट इज परवेसिवनेस और नॉट। इफ इट इज परवेसिवनेस देन तो वो आ जाएगा एडवर्स ओपिनियन पे। अगर परवेसिवनेस नहीं है तो आ जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन पे। व्हेन मटेरियल बट नॉट परवेसिवनेस क्वालिफाइड ओपिनियन, व्हेन मटेरियल एंड परवेसिवनेस एडवर्स ओपिनियन। ये कब की बात करें, जब हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। अब आते हैं हम जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तो उस केस में क्या करता है, उसको फिर वो इवेल्युएट करेगा अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। आप देख रहे हो लैंग्वेज और वर्ड्स, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बात हो रही है। वो भी क्यों, क्योंकि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो होती है जो हमें मिसस्टेटमेंट मिल गई, अब यहाँ पे आपको एविडेंस ही नहीं मिला तो मिसस्टेटमेंट तो दूर की बात है। तो हम क्या करते हैं, पॉसिबल इफेक्ट देखते हैं। अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जो मिसस्टेटमेंट हमें डिटेक्ट नहीं हुई उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, हमें लगता है इसमें कुछ मिसस्टेटमेंट हो सकती थी, हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है वो देखेंगे। आपको ये लैंग्वेज लिख के आनी, ये कीवर्ड से पूरा इवैल्यूएट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। उसके अंदर जाएंगे जब हम चेक करेंगे कि वो मटेरियल है या नहीं, जो हम पॉसिबल इफेक्ट की बात कर रहे हैं अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट की, वो एक्चुअली में मटेरियल है या नहीं है। अगर वो मटेरियल नहीं है तो हम कर देंगे, इग्नोर कर देंगे मॉडिफाइड ओपिनियन को, और हमारा ओपिनियन क्या होगा, अनमॉडिफाइड। अगर आपको लगा जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसका जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल है, तो उसमें आप चेक करोगे परवेजिवनेस और नॉट। अगर सर परवेजिवनेस है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे, क्योंकि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट कर रही है, तो वहां पे क्या करेंगे, हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। अगर ऑडिटर ओपिनियन में जाओगे वहां पे मैंने क्या लिखा था, हम लिखते हैं वी वर एंगेज टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ऑडिट कंडक्ट नहीं करा, हम एंगेज हुए थे कंडक्ट करने के लिए, बट हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। ये आपको ध्यान रखें। अगर परवेजिवनेस ही नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन पे जाएंगे, तो वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन पे जाएंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन कब कब आ सकता है, दो केस में, या तो आपके जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो परवेजिवनेस नहीं है बट मटेरियल है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर जो आपको मिसस्टेटमेंट मिली है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, वो परवेजिवनेस नहीं है बट है मटेरियल, तो वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन। और कहाँ पे एडवर्स आएगा वो हमने अब डिस्कस ही कर लिया। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशंस इंपोज कर दी, किसके ऊपर, ये मैनेजमेंट ने लिमिटेशंस इंपोज कर दी ऑडिटर के ऊपर, तो सर हम तो एक्सेप्ट नहीं करते। हमने तो 210 में देखा, अगर कोई लिमिटेशन इंपोज कर देता है हम ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करी। अरे तो ऑडिटर को एक्सेप्ट करने के बाद लिमिटेशन इंपोज करी हुई तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए या नहीं कर पाए। तो हम पहले क्या देखेंगे, यार ये जो लिमिटेशन है ये तो जनरल है या फिर मैनेजमेंट ने इंपोज करी है। या तो मैनेजमेंट इंपोज करेगी आपके ऊपर, स्कोप के ऊपर लिमिटेशन इंपोज कर दी, या ये जनरल है। सर ये कौन से सर्कमस्टेंसेस जहां पे हमारी लिमिटेशन इंपोज हो सकती है, ऑडिटर तो कुछ भी कर सकता है। एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल लिया था, एलए के अंदर फायर हो रही है, वहां पे इन्वेंट्री है, आप उसको चेक ही नहीं कर पाए, वो आपके सर्कमस्टेंसेस में नहीं है, वो लिमिटेशन है आपके ऊपर, आप चेक ही नहीं कर पाए। दूसरी लिमिटेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है जो मैनेजमेंट मेंटेन करती थी, उसमें आग लग गई, आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो आपकी लिमिटेशन ही तो हो गई, आपके स्कोप पे लिमिटेशंस तो हो गई, आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही तो नहीं कर पा रहे उससे। तो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस वहां पे भाई मैनेजमेंट भी क्या करे, आप बताओ मैनेजमेंट क्या कर सकती है उस केस में, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जल गए तो वहां पे मैनेजमेंट की भी थोड़ी गलती है। तो उस केस में हम देखेंगे कि लिमिटेशन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज है या लिमिटेशन ड्यू टू मैनेजमेंट है। तो अगर मैनेजमेंट है तो वहां पे हम पहले चेक करेंगे विड्रॉल पॉसिबल है या नहीं है।
अगर विड्रॉल पॉसिबल है तो विड्रॉ कर लेंगे। एंड सर विड्रॉ तो हम हमेशा कर सकते हैं, नहीं, मैं आगे डिस्कस करूंगा। जब हम लिस्टेड एंटिटी होती है तो सेबी की रेगुलेशन हम पे लग जाती है, वहां पे हमारी रेगुलेशन है कि आप आफ्टर क्वार्टर एंडिंग अगर 45 डेज से पहले जा रहे हो तो आपको उस क्वार्टर की एलआर इशू करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्वार्टर की भी इशू करनी पड़ेगी। तो वहां पे एक सर्कमस्टेंसेज ऐसा भी आता है जहां पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आपको पहले देखना है विड्रॉ पॉसिबल है या नहीं है। अगर विड्रॉ पॉसिबल है विड्रॉ करो, अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है देन आओ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे। हम कहां पे हैं, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर बाय द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। अगर आपके ऊपर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी कोई लिमिटेशन इंपोज करता है तो वहां पे आप विड्रॉ करने की ट्राई करोगे। कब, जब आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। विड्रॉ पॉसिबल हो सकता है विड्रॉ कर लो, अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे जाओ। कैसे, हम कहां पे थे, हमें जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, कब, लिमिटेशंस की वजह से। हमने देखा कि मैनेजमेंट लिमिटेशन इंपोज करेगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज है तो क्या करें, वहां पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर यहाँ पे विड्रॉ क्यों नहीं कर रहे, अरे मैनेजमेंट की गलती थोड़ी, मैनेजमेंट तो देना चाहती थी बट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही जल गए, उस केस में मैनेजमेंट क्या करेगी, ऐसे तो कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है एक्सेप्ट करने से पहले इसमें तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उस एंटिटी की कभी ऑडिट ही नहीं हो पाएगी। तो उस केस में क्या करते हैं, हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं, क्योंकि ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज है लिमिटेशन। आपको ये समझना पड़ेगा, लिमिटेशन भी दो तरीके से हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेज और मैनेजमेंट। कब सर्कमस्टेंसेज की बात हो रही है, कब मैनेजमेंट की बात हो रही है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा केस स्टडी पढ़ के। तो हमने क्या देखा पहले, जब हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेते हैं ड्यू टू बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, उस केस में क्या देखते हैं, जो हमारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है या नहीं है। मटेरियल नहीं है तो हम तो इग्नोर कर देंगे, हम अनमोडिफाइड ओपिनियन पे जाएंगे। अगर मटेरियल निकला तो वहां पे हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज परवेजिवनेस और नॉट। अगर परवेजिवनेस नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर परवेजिवनेस है तो हम एडवर्स ओपिनियन पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है। नेक्स्ट आते हैं, हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, उस केस में क्या देखेंगे, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट को देखोगे कि भाई वो मटेरियल है या नहीं है, अगर मटेरियल नहीं है तो इग्नोर करो और अनमोडिफाइड ओपिनियन पे जाओ। अगर मटेरियल निकला तो आप चेक करोगे वेदर इट इज परवेजिवनेस और नॉट, अगर परवेजिवनेस नहीं है क्वालिफाइड ओपिनियन पे जाओ। अगर परवेजिवनेस है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आता है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे आओ। देन अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पर जब आप डिसाइड करोगे कि यार आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों नहीं मिला, अगर ये हो सकता है कि लिमिटेशंस मैनेजमेंट ने इंपोज करी हो या ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज है, अगर मैनेजमेंट ने इंपोज करी है और आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, विड्रॉ करने का ट्राई करो। विड्रॉ पॉसिबल नहीं है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर ये चार्ट आपने अपने दिमाग में डाल दिया ना, आप कोई सा भी सिनेरियो लेके आओ, सारे इसके अंदर फिट हो जाएंगे, सारे यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे, कहाँ पे आपको कौन सा ओपिनियन देना है, सब इजीली सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी इस, अगर इस चार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया। और मैंने इसको काफ़ी अच्छे से समझाने का ट्राई करा है, सारे सिनेरियोज को कवर करे इसके अंदर। अब चलते हैं एसएससी 705 के स्टार्टिंग पे, वहां से हम बेसिक पढ़ते हुए आएंगे। देन हम देखेंगे लिमिटेशंस कब कब हो सकती है जहाँ पे हम विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे कि ड्राफ्ट लैंग्वेज क्या होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन की, मॉडिफाइड ओपिनियन की, तो वो हम चीज़ें पहले बाद में देखेंगे। तो वापस चलते हैं एसए 705 की स्टार्टिंग पे, वहां से स्टार्ट करके आते हैं। अब हमने चार्ट को तो अच्छे से समझ लिया, अब उसका बेसिक देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। क्या टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, ये हमने ऊपर डिस्कस कर दिया कि क्वालिफाइड ओपिनियन कब आता है, एडवर्स ओपिनियन कब आता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब आता है। इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना कि ऑडिटर ऑब्टेन कर लिया सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और उसने कंक्लूड करा कि मटेरियल एंड बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड। ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर पाया सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बट उसने कंक्लूड करा कि पॉसिबल इफेक्ट जो होगा अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का वो कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड ओपिनियन। तो ये आपका क्वालिफाइड हो गया। एडवर्स में क्या होता है, ऑडिटर ने ऑब्टेन तो कर लिया सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड वो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो वो एडवर्स ओपिनियन में चला जाएगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर पाया सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और बट ऑडिटर ने कंक्लूड क्या करा, पॉसिबल इफेक्ट जो होगा अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का वो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो उस केस में हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। आप तो सिर्फ उस चार्ट को रेफर कर जाओ और उसमें जो लैंग्वेज लिखी है वही लिख के आ जाओ, मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा कोई और सिनेरियोज नहीं बनेंगे। इसके बाद आता है कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां पे ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पाए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ड्यू टू मैनेजमेंट इंपोज लिमिटेशन आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट। अगर ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इंपोज कर दी जिससे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर पाया, बट सर एक्सेप्टेंस से पहले ही कोई लिमिटेशन इंपोज कर दी तो वो तो हम 200 सीरीज में समझेंगे, 210 के अंदर जब कोई लिमिटेशन इंपोज कर दी बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, उस केस में क्या होता है, ऑडिटर चेक करेगा वेदर इसका रिजल्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो नहीं आएगा, क्योंकि लिमिटेशन के बाद हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, तो उसका रिजल्ट अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्यों, हमने चार्ट में भी देखा था, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ रहा है लिमिटेशन की वजह से तो उस केस में हम पहले विड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, जब हम बाद में भी विड्रॉ करने का ट्राई करेंगे तो हम एक्सेप्ट ही क्यों करें पहले से ही, तो वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं करते जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिजल्ट हो सकता है तो।
तो इस केस में क्या होगा, आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट अगर कोई लिमिटेशन इंपोज होती है तो वो देखेगा कि या तो क्वालिफाइड ओपिनियन आ सकता है या डिस्क्लेमर ओपिनियन आ सकता है, क्योंकि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला नहीं है, तो या तो मटेरियल एंड परवेजिव हो सकता है या मटेरियल बट नॉट परवेजिव हो सकता है। तो उस केस में दो ही ओपिनियन आ सकता है, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। तो ऑडिटर पहले क्या करेगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा यार जो भी लिमिटेशन तुमने लगाई है उसको हटाओ, क्योंकि उससे हम एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है तो आप टीसीडब्ल्यूजी के पास चले जाओ, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट लिमिटेशन नहीं हटा रही, आप हटाओ, अदरवाइज हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ये भी कब जाओगे, जब टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग एंटिटी नहीं है। अगर टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजिंग एंटिटी है तो आप एक बार मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर चुके, तो ऑलरेडी आप मान के चलेंगे हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट कर चुके, तो उस केस में तो हम कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं टीसीडब्ल्यूजी से। अगर मैनेजिंग एंटिटी नहीं है तो उस केस में हम टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेंगे कि रिमूव करो लिमिटेशन, और उसके साथ साथ आप परफॉर्म करोगे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैनेजमेंट ने तो लिमिटेशन इंपोज कर दी, आप उस वजह से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, बट आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो और उससे ऑब्टेन करने की कोशिश करो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये सब करने के बाद आपने क्या कंक्लूड करा, यार सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो हम ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे, ना ही अल्टरनेटिव प्रोसीजर से, ना ही लिमिटेशंस ना मैनेजमेंट ने हटाई। तो उस केस में क्या करेगा, या तो भाई देखो जो पॉसिबल इफेक्ट होगा अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का वो मटेरियल बट नॉट परवेजिव होगा, क्या मटेरियल बट नॉट परवेजिव, उस केस में तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर मटेरियल और परवेजिव है, ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है मटेरियल एंड परवेजिव, उस केस में तो भैया विड्रॉ कर लो, पहले विड्रॉ करने का ट्राई करो वेयर प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल अंडर लॉ एंड रेगुलेशन। अगर सर पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, उस केस में क्या लिखा है, इफ विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, बेटा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो फिर। क्या, अगर विड्रॉ पॉसिबल है, लॉ एंड रेगुलेशन कहता है तो विड्रॉ कर लो, अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट तो उस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो। और जब भी विड्रॉ करोगे उससे पहले टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करोगे कि मॉडिफिकेशन से रिगार्डिंग। बट सर एक बात बताओ, कब हम बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट विड्रॉल पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसके रिगार्डिंग एक सर्कमस्टेंसेज है क्या, जहां पे सेबी ने सर्कुलर दिया है लिस्टेड एंटिटी के केस में कि आप अगर रिजाइन करना चाहते हो और आपने एक क्वार्टर के एक्सपायर होने के बाद, लाइक अप्रैल टू जून एक क्वार्टर एक्सपायर हो गया, उसके विद इन 45 डेज आपने विड्रॉ कर लिया, तो आप एक काम करो, अप्रैल टू जून की लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करो और विड्रॉ कर सकते हो। अगर सर मैं आफ्टर 45 डेज विड्रॉ करूं, आफ्टर 45 डेज के कौन से होते हैं, 15th अगस्त, 45 डेज क्या हो गए, जून के बाद 45 डेज 15 अगस्त हो गए, आफ्टर 45 डेज 14 अगस्त तक तो हमारा क्या हो गया, विद इन 45 डेज। आफ्टर 45 डेज क्या हुआ, उन्होंने बोला कि यू हैव टू रिपोर्ट नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो, जो प्रीवियस अप्रैल टू जून के साथ साथ आपको जुलाई टू सितंबर की क्वार्टर की भी रिपोर्ट इशू करके जानी पड़ेगी, ये बोलता है। और अगर आपने तीनों फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की रिपोर्ट इशू कर दी तो उस केस में आपको पूरे ईयर की रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी बिफोर रिजाइनिंग, तो वहां पे आप पूरे ईयर की ऑडिट करके जाओगे। इसका एक सिनेरियो मैं लेता हूं आपको, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अगर आपने 2 क्वार्टर की एलआर इशू कर दी, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू कर दी, 2 क्वार्टर मींस आपने अप्रैल टू जून, साथ में जुलाई टू सितंबर इशू कर दी, और आप रिजाइन करना चाहते हो कब, 15 नवंबर को। 15 नवंबर कितने टाइम हो गया, सितंबर के बाद पूरे अक्टूबर 31 डेज और 15 डेज, ये हो गए 46 डेज। 45 डेज से एक्सीड कर गई, 45 डेज से एक्सीड कर गई तो सेकंड पॉइंट लग जाएगा, आपको एक और नेक्स्ट क्वार्टर की भी ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी। 15 नवंबर को आपने रिजाइन करा तो नेक्स्ट क्वार्टर की मींस आपको अक्टूबर टू दिसंबर की रिपोर्ट भी इशू करनी पड़ेगी। अगर आपने अक्टूबर टू दिसंबर की रिपोर्ट इशू कर दी तो आपने कितनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, एक ऑडिट रिपोर्ट अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, 3 ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, तो थर्ड पॉइंट भी लग जाएगा। क्या, अगर आपने 3 ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी तो उस केस में आपको फोर्थ भी इशू करके ही जानी पड़ेगी, पूरे ईयर की ऑडिट रिपोर्ट इशू करके जानी पड़ेगी बिफोर रिजाइनिंग। तो ये हमारे कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं जहाँ पे हम रिजाइन नहीं कर सकते, हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना ही पड़ेगा। तो आप ये सर्कमस्टेंसेज देखो ना, 15 नवंबर या उसके बाद कभी भी हम रिजाइन करना चाहेंगे लिस्टेड एंटिटीज के केस में, तो वहाँ पे हम रिजाइन ही नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें पूरे ईयर की ऑडिट रिपोर्ट लिख देनी ही पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, क्या, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, 570 की मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और मैनेजमेंट क्या करा, कुछ डिस्क्लोजर दे दिए बट पूरे नहीं दिए, तो इनएडुकेट डिस्क्लोजर दिए, उस केस में आपको क्वालिफाइड ओपिनियन लिख के आना है। कोई अलग सर्कमस्टेंसेज जो आपको पता नहीं चल सकते तो इनएडुकेट डिस्क्लोजर में क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। अगर मैनेजमेंट ने कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिए मटेरियल अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, एडवर्स ओपिनियन लिख के आओ। अगर कंपनी क्या कर रही है, कमिट कर रही है इरेगुलरिटी जिससे ब्रीच ऑफ लॉ हो रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन देके आओ। अगर कोई आपने लोन एंड एडवांसेस का कोई एग्रीमेंट ही नहीं है जो मटेरियल था, विच इज मटेरियल, और आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है लोन एंड एडवांस का, तो उस केस में भी क्वालिफाइड ओपिनियन देके आओ।
अगर कोई कंसोलिडेशन नहीं हुई, क्या, मटेरियल सब्सिडरी, ध्यान देना, मटेरियल सब्सिडरी, नॉन कंसोलिडेशन ऑफ मटेरियल सब्सिडरी, उस केस में एडवर्स ओपिनियन आएगा। सर अगर मटेरियल सब्सिडरी नहीं है तो मटेरियल नहीं है तो बात ही नहीं आएगी। इन केस ऑफ मटेरियल सब्सिडरी हम अज्यूम भी करके चलते हैं कि वो परवेजिव होगी ही होगी, उस केस में एडवर्स ओपिनियन आएगा। याद रखना ये सर्टेन सिनेरियो जहां जहां पे कौन कौन से ओपिनियन आ सकते हैं। अगर ऑडिटर रिजाइन करता है, एज ए ऑडिटर किसी कंपनी से रिजाइन करता है, तो अपने रेजिग्नेशन में ये नहीं लिख सकता कि प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन है इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ, वहां पे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा रीजंस। अगर आपने ये लिख दिया प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन है तो आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल एथिक्स में, और आप ये चीजें नहीं लिख सकते। क्या, प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ऑडिटर प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन नहीं लिख सकता, ये एमसीक्यू में आपसे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ऐसा एक सर्कमस्टेंसेज हो सकता है एग्जाम में, क्या, कोई ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई जो आपको पता तो चल रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल है, बट आप ये नहीं पता कर पा रहे वेदर इट इज परवेजिव और नॉट। इस चीज की कोई इन्फो ही गिवन नहीं है, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वो परवेजिव है या नहीं है। उस केस में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्या करोगे, आप क्वालिफाइड और एडवर्स दोनों का रेफरेंस देके आओगे, क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो मिल गई, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गया, तो उस केस में क्वालिफाइड जाओगे या फिर आप एडवर्स जाओगे, क्योंकि परवेजिवनेस का पता नहीं है। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव की बात। बट सर जब एमसीक्यू पे आते हैं वहां पे तो एक ओपिनियन को सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे तो लिख के देंगे क्वालिफाइड, अनमोडिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो वहां पे एक केस सेलेक्ट करोगे, उस केस में आपको क्वालिफाइड ओपिनियन सेलेक्ट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आप वो परविजिवनेस है या नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, तो उस केस में आपको क्वालिफाइड ओपिनियन सेलेक्ट करना है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यू। तो यहां तक तो हमने देख लिया, बेसिक सारा डिस्कस कर लिया। अब सर एक बात बताओ, हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू ड्राफ्ट ओपिनियन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिट रिपोर्ट लिख रहे हो, जो हमने एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में थर्ड पैरा देखा था, क्या, ऑडिटर ओपिनियन, उसमें कौन सी हेडिंग आएगी, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जो भी ओपिनियन आप एक्सप्रेस करोगे उसका हेडिंग लिखोगे, देन उसका सर्टेन लैंग्वेज लिख के आओगे, ड्राफ्ट लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज होगी, अनमोडिफाइड ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है, उसके लिए आप लैंग्वेज लिख के आओगे। नेक्स्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या लिख के आनी है वो देखोगे कि एक्सेप्ट द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, एंटिटी शो ट्रू एंड फेयर व्यू। एडवर्स ओपिनियन में क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्क्राइब इन एडवर्स ओपिनियन डू नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। सेम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर क्या क्या आता है वो चीज इसमें डिस्कस करनी है। तो हमने पूरे ऐसे 705 में क्या क्या डिस्कस करा, पहले तो हमने चार्ट देखा। चार्ट के अंदर क्या था, अगर आपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया तो उस केस में आप देखोगे जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है या नहीं है। अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है तो उस केस में तो अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल निकली तो उस केस में आप आगे देखोगे वेदर इट इज परवेजिवनेस और नॉट। इफ इट इज नॉट परवेजिवनेस, क्वालिफाइड ओपिनियन। इफ इट इज परवेजिवनेस, हम देंगे एडवर्स ओपिनियन। फिर हम आते हैं उस पे सेकंड पॉइंट पे, अगर आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पाए तो उस केस में लैंग्वेज क्या होगी, इवैल्यूएट करेगा पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। वो मटेरियल भी हो सकती है या नॉट मटेरियल भी हो सकती है। अगर मटेरियल नहीं है तो अनमोडिफाइड, अगर मटेरियल है तो उसमें हम चेक करेंगे वेदर इट इज परवेजिवनेस और नॉट। इफ इट इज नॉट परवेजिवनेस, क्वालिफाइड ओपिनियन। इफ इट इज परवेजिवनेस, देन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बट सर जो भी हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए वो ड्यू टू लिमिटेशन है। लिमिटेशन कौन सी, अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज करी है और आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे जाने से पहले आप क्या करोगे, विड्रॉ करने का ट्राई करोगे। अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है देन आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे आओगे। अगर ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज लिमिटेशन तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे आओगे। ये ही था पूरे एस 705 में जो इंपॉर्टेंट था। और इसके रिगार्डिंग सर्टेन पॉइंट्स तो आपको इसके ड्राफ्ट देखना है कि कैसे हम लैंग्वेज लिख के आते हैं ओपिनियन में। और आपको एलिमेंट्स का जो ऑडिटर ओपिनियन का पॉइंट 3 था जो जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि आपको इंट्रोडक्शन लाइन भी लिख के आनी है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, वो भी लिख के आनी है साथ साथ। तो यहाँ पे हमारा एस 705 होता है कंप्लीट। एस 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। कब एम्फेसिस आता है, कब अदर मैटर पैराग्राफ आता है, स्टूडेंट इसी पे कंफ्यूज रहते हैं। आज वो सारे चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज अ मैटर डिस्क्राइब ऑन द प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड हैं उसी मैटर के रिगार्डिंग अगर आप कुछ लिखना चाहते हो वो ईओएम मैटर में आएगा। अगर कोई और मैटर है अदर देन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो अदर मैटर में आएगा। सर ईओएम मैटर के अंदर और क्या आ सकता है, अकाउंटिंग मैटर्स, जो क्योंकि अकाउंटिंग मैटर्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर जो ऑलरेडी डिस्क्लोज होंगे कहाँ, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, P&L में, कैश फ्लो में, वहां सब कुछ भी डिस्क्लोज है वो ईओएम मैटर में आएगा। अगर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस मैटर के रिस्पेक्ट में तो वो ओएम मैटर में आएगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं इसके रिगार्डिंग, आप जब भी कंफ्यूज हो तो आप ये देखो जो भी मैटर के रिस्पेक्ट में आप लिखना चाहते हो, जिस भी पैरा में लिखना चाहते हो,
आप ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कोई डिस्क्लोजर है, बैलेंस शीट में है, P&L में है, या कहीं पे भी है? अगर नहीं है तो वो अदर मैटर में लिख दो, अदरवाइज ईओएम में आ जाएगा कोई डिस्क्लोजर है तो। अब डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल पार्ट पे कि ईओएम कब आएगा, ओएम कब आएगा। ईओएम जब भी आएगा तो ये आपको 4 पॉइंट कंसीडर करने हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से? पहले तो प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज होना चाहिए। जिस मैटर के रिस्पेक्ट में आप ईओएम पैरा के अंदर लिखना चाहते हो वो मैटर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। थर्ड, उस रेस्पेक्ट में मॉडिफाई नहीं होना चाहिए ओपिनियन। लाइक आप इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हो तो वो ही इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में आप कभी भी ईओएम मैटर के अंदर नहीं लिख सकते कि क्या ऑडिटर वुड नॉट रिक्वायर टू मॉडिफाइड एज रिजल्ट ऑफ दैट मैटर। उस मैटर के रेस्पेक्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन इशू नहीं होना चाहिए, इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन इशू नहीं होना चाहिए अगर इन्वेंट्री को वो ईओएम मैटर में लिखना चाहते हैं तो। ये हो गया। नेक्स्ट, अगर केएएम में वो मैटर ऑलरेडी आ रहा है तो वो ईओएम मैटर में नहीं आएगा। तो कौन कौन से 4 पॉइंट थे? एक तो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, नॉट रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर, एंड नॉट टू बी डिटरमाइंड एज ए की ऑडिट मैटर। तो ही वो ईओएम के अंदर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है 4 चीजें। एंड इसके रिस्पेक्ट में एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रेफरेंस देना पड़ेगा रिलेटेड डिस्क्लोजर का, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब प्रेजेंटेड है तो उसका डिस्क्लोजर का रेफरेंस दो ना ईओएम मैटर के अंदर, किस मैटर की बात कर रहे हो आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस दोगे कि कहाँ पे वो डिस्क्लोजर गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसका रेफरेंस दोगे। उसके साथ साथ जब भी आप लाइक आपका ईओएम मैटर है तो जैसे ही आपने रेफरेंस दिया, यहाँ पे रेफरेंस दिया, उसके नीचे जब भी ईओएम मैटर कंप्लीट करोगे उसके बाद आप ये लाइन लिखोगे, इंडिकेट दैट ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर। आपको ये हमेशा लिख के आना है कि ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है उस रेस्पेक्ट के, उस मैटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर मॉडिफाइड होता तो मॉडिफाइड ओपिनियन में आ जाता है, ईओएम मैटर में आता ही नहीं। ये आप ये वाला पॉइंट पढ़ो तो वहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन में आता है, ईओएम मैटर में आते ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेस्पेक्ट में हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है। सेकंड, उसका रेफर करेंगे, जो भी डिस्क्लोजर गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको ईओएम पैरा में रेफर करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट ईओएम के रिगार्डिंग। यहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ईओएम मैटर देने ही पड़ते हैं। ये एग्जांपल्स मान लो, सर्कमस्टेंसेज मान लो, बात एक ही है। और ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे। तो आपको क्या क्या, जब लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है एफआरएफ, क्या लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला है कि आप ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अप्लाई करोगे, बट ऑडिटर को पता है वो अनएक्सेप्टेबल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो अनएक्सेप्टेबल है, बट हम क्या कर सकते हैं, लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब करा है। इसका डिटेल डिस्कशन हम इससे 200 सीरीज के अंदर करेंगे कि अगर हमें एक्सेप्ट करना पड़ जाता है तो हम उसके रिगार्डिंग एडिशनल डिस्क्लोजर देंगे। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडिशनल डिस्क्लोजर देगा। ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ईओएम मैटर के अंदर लिखता है उस केस में। तो ये हम काफी डिटेल वहां डिस्कस करेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि जब लॉ एंड रेगुलेशन ने एफआरएफ को प्रिस्क्राइब करा है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, तो ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहा है तो उस केस में ईओएम मैटर के अंदर लिखेगा। सेकंड, अगर यूजर्स को अलर्ट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में यूजर्स को अलर्ट कर रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक यूजर्स है, सबके लिए नहीं है, तो वहां पे ईओएम मैटर के अंदर आता है। आप ऐसे 800 का लास्ट पैरा देखोगे तो यही है, वहां पे ईओएम पैरा आता है। उसके बाद फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको कुछ ऐसे फैक्ट मिले जिससे आपको ऑडिट रिपोर्ट को न्यू और अमेंड करना पड़ रहा है, तो उस केस में भी ईओएम मैटर आता है। आप ऐसे 560 के अंदर देखोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा ये मैटर भी, वहां पे भी हम लिखते हैं कि ईओएम मैटर में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो कौन कौन से 3 मैटर जहां पे एफआरएफ प्रिस्क्राइब करे, लॉ एंड रेगुलेशन है जो अनएक्सेप्टेबल है फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो ईओएम मैटर में हम डिस्क्लोजर देते हैं। सेकंड, अलर्ट करते हैं यूजर्स को रिलेटेड टू स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब हम ईओएम मैटर देते हैं। थर्ड, अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जिससे हमें अमेंड करनी पड़ रही है रिपोर्ट, तो वो ईओएम मैटर के अंदर जाता है। ये आपको 3 चीजें याद करनी पड़ेगी। और कौन कौन से केस हो सकते हैं जहां पे ईओएम मैटर आ सकता है कि अनसर्टेनिटी है फ्यूचर आउटकम से रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड क्लेम्स में, कोई काफी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर आउटकम्स में, तो वहां पे हम ईओएम मैटर में लिख सकते हैं। सेकंड, कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट दैट अकर्ड बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी आपको कोई सिग्निफिकेंट इवेंट मिला तो वो भी ईओएम का पार्ट बन सकता है। या कोई न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करा है तो वो ईओएम में आएगा। या कोई मेजर कैटेस्ट्रोफ हुआ है, कोई आग लग गई आपकी इन्वेंट्री में जिससे आपके फाइनेंशियल पोजीशन में सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया है, तो उस केस में भी आपको ईओएम मैटर दे सकते हो। तो ये तो हो गए कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज में हम ईओएम मैटर देते ही हैं। अब आते हैं ओएम मैटर। ओएम मैटर क्या होता है, अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ये मैटर हम ओएम मैटर में कब लिखेंगे, जब वो प्रोहिबिटेड नहीं है लॉ एंड रेगुलेशन ने मना नहीं करा ओएम मैटर डालने के लिए, तो हम ओएम मैटर के अंदर लिख सकते हैं। सेकंड, वो मैटर की ऑडिट मैटर नहीं होने चाहिए, नॉट टू बी डिटरमाइन एज की ऑडिट मैटर, तो ही हम ओएम मैटर के अंदर डाल सकते हैं। ओएम मैटर के अंदर कब डालेंगे, जब नॉट टू बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना ही हमें प्रोहिबिट करना चाहिए लॉ एंड रेगुलेशन, ना ही वो डिटरमाइन एज ए की ऑडिट मैटर, तो उस केस में हम ओएम में डाल सकते हैं।
इसके रिगार्डिंग सर्टेन नोट्स है क्या, जब भी ऑडिटर ईओएम एंड ओएम पैरा लिखेगा ऑडिट रिपोर्ट में तो वो टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेगा क्या क्या वर्डिंग्स रहेगी उसकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ईओएम मैटर में और ओएम मैटर में। सेकंड, आफ्टर ईओएम एंड ओएम पैरा उसको ये लिखना होगा कि आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर, ये मैंने ऊपर भी बताया था, ये आपको लिखना होगा। एंड उसके अलावा एक ये सर्कमस्टेंसेस हो सकता है जहां पे ऑडिटर विड्रॉ नहीं कर सकता, हमने ऊपर देखा था 705 में कब विड्रॉ नहीं कर पा रहा था क्योंकि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, तो उस केस में वो ओएम मैटर के पैराग्राफ में, क्योंकि ये ऑडिटर से रिलेटेड पे पॉइंट है, तो ओएम मैटर पैराग्राफ में आएगा कि ऑडिटर क्यों विड्रॉ नहीं कर सकता, कौन सी लॉ एंड रेगुलेशन उसको प्रिक्लूड करा था कि विड्रॉ करने से, तो वो चीज उसको वहां पे ओएम मैटर में लिखनी पड़ेगी। और एक और सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो सकता है जहां पे एंटिटी प्रिपेयर करे टू सेट ऑफ डिफरेंट फ्रेमवर्क, जहां पे वो इंड एस एंड आईएफआरएस दोनों के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है और ऑडिटर दोनों पे ही एंगेज है, बोथ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंगेज है और दोनों ही एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क है, तो उस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, अपने ओएम पैराग्राफ में दूसरे फ्रेमवर्क को रेफर कर सकता है। तो कौन कौन से अलग से सर्कमस्टेंसेस की बात हुई, अगर ऑडिटर विड्रॉ नहीं कर पा रहा, अनेबल टू विड्रॉ, और वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है, तो वहां पे वो ओएम मैटर के अंदर लिख सकता है वाई विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, अगर एंटिटी दो एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है और ऑडिटर दोनों पे ही एंगेज था और दोनों ही एक्सेप्टेबल है, तो उस केस में ऑडिटर अपने अदर मैटर पैराग्राफ में रेफर कर सकता है अनदर फ्रेमवर्क, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने कौन कौन से ऐसे कंप्लीट कर ली, ऐसे 700 देख लिया, 701 देख लिया, 705 देख लिया, 706 देख लिया। उसके अंदर क्या क्या देखा, 701 में इंपॉर्टेंट क्या था, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर हमने क्या क्या देखा, 700 में गए थे, वहां पे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट था, वहां पे हमने क्या देखा, ऑडिटर का ओपिनियन का कैसे एक्सट्रैक्ट आएगा, कैसे हम लिखेंगे, इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम ऑडिटेड ना लिखे, वी वर एंगेज्ड लिखेंगे। देन हम आए थे उसके रिगार्डिंग जब आईएसए और एसए दोनों का ही एज पर ऑडिट कंडक्ट हुआ हो, दोनों स्टैंडर्ड से ही, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, देन ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा कि कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसए एंड एसए, जहां पे डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हो, तो उस केस में वो एसए का रेफर नहीं करेगा, एसए का रेफरेंस नहीं देगा, या फिर मिनिमम एलिमेंट्स नहीं है प्रेजेंट ऑडिट रिपोर्ट में, तो भी वो एसए का रेफरेंस नहीं देगा। तो कभी देगा एसए का रेफरेंस, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसए एंड एसए रिगार्डिंग डिफरेंट ओपिनियन एंड मिनिमम एलिमेंट्स प्रेजेंट हो ऑडिट रिपोर्ट में, तो ही वो दोनों का रेफरेंस दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। फिर आए थे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑडिटर का ओपिनियन ऑलरेडी कवर्ड होगा। अगर वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा वो जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली डिफरेंशिएट है ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अगर नहीं है तो वो ऑडिटर मैनेजमेंट से बोलेगा कि आप इसकी प्रेजेंटेशन चेंज करो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है तो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करेगा अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, फिर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा कि अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे है एंड उसके रिगार्डिंग ऑडिटर ने ऑडिट नहीं करा एंड दैट इज कंसिडर्ड एज ए अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, वहां उसके ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट हम आए थे एसए 701, जहां पे हमने डिस्कस करा था की ऑडिट मैटर किस किस पे एप्लीकेबल है, लिस्टेड एंटिटीज के केस में, इन केस ऑफ अदर वहां पे सर्कमस्टेंसेस, अगर ऑडिटर कहता है कि मेरे को लिखना है की ऑडिट मैटर लिख सकता है, लॉ एंड रेगुलेशन कहता है तो लिख सकता है। की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, इन द प्रोफेशनल जजमेंट फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, वो हमने कम्युनिकेट करा जो टीसीडब्ल्यूजी से वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके रिगार्डिंग सब्सिट्यूट नहीं हो सकता कम्युनिकेशन की ऑडिट मैटर किस किस के रिगार्डिंग, डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन के रिगार्डिंग, या कोई आप ऐसे 570 में एमयूआरजी पैरा दे रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई सब्सिट्यूट नहीं है की ऑडिट मैटर, या कोई सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करे वो सब्सिट्यूट नहीं है की ऑडिट मैटर का। और इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वहां पे आप की ऑडिट मैटर नहीं दोगे, आपको ध्यान रखना है। देन हम आए थे फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, उसके अंदर 3 पॉइंट्स थे, 3 फैक्टर्स थे, कौन कौन से, एरिया ऑफ हाई असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क, सेकंड अगर कोई सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट है इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, तो उस केस में भी वो डिटरमाइन कर सकता है ऑडिटर। थर्ड, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड, तो उस केस में ये तीनों फैक्टर होते हैं जहां पे ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि की ऑडिट मैटर बन सकता है नहीं बन सकता। फिर ऑडिटर के कोई सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं जहां पे की ऑडिट मैटर वो लिख नहीं सकता, कौन कौन से, जब लॉ एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड कर दे पब्लिक डिस्क्लोजर से, या फिर कोई एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाए जहां पे अगर आपने की ऑडिट मैटर लिखा तो वो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ सकता है, तो उस केस में नहीं लिखेंगे। फिर हमने देखा कि कम्युनिकेट कैसे करेंगे की ऑडिट मैटर को, वहां पे इंट्रोडक्शन लैंग्वेज आएगी कि की ऑडिट मैटर होता क्या है, उसके रिस्पेक्ट में कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे। फिर इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर के रिस्पेक्ट में आप रेफरेंस दोगे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर उसका, फिर हाउ वाई यू आर कंसिडरिंग एज सिग्निफिकेंट मैटर आप उसके बारे में लिखोगे, देन आपने कैसे एड्रेस करा है ऑडिट रिपोर्ट में उसके बारे में लिखोगे। फिर अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो ऑडिटर क्या लिखेगा अपनी की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में, एक्सेप्ट द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट देयर इज नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट,
फिर उसके बाद हमने देखा कम्युनिकेट करेंगे हम TCWG से क्या प्रिलिमिनरी व्यूज कब प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में SA 260 के हिसाब से, वहाँ पे हमने SA 701 देखा। देन हम आए थे क्या SA 705 पे, जहाँ पे हमने चार्ट देखा था, चार्ट को हमने कितनी बार रिवाइज करा, कितने अच्छे से रिवाइज करा, वो हो गया। उसके बाद हमने देखा था कोई लिमिटेशन इंपोज कर दे तो उस केस में क्या होगा, अगर लिमिटेशन इंपोज कर दी आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट और उससे हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो उस केस में ऑडिटर पहले क्या करेगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा रिमूव करो लिमिटेशन। अगर मैनेजमेंट रिमूव नहीं करती तो वो TCWG के पास जाएगा, अगर TCWG मैनेजिंग एंटिटी नहीं है, एंड वो अलग से क्या करेगा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि यार सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा, तो उस केस में देखेगा जो पॉसिबल इफेक्ट होगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, जो पॉसिबल इफेक्ट होगा अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, वो मटेरियल है एंड परवेसिव है या मटेरियल एंड नॉट परवेसिव है। अगर मटेरियल एंड नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, निकल जाएगा। अगर वो मटेरियल है परवेसिव है तो उस केस में विड्रॉ करने का ट्राई करेगा, अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलती है तो। अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट तो वहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो और चलते बनो। ये तो बात हो गई, अगर आप विड्रॉ करोगे तो कम्युनिकेट करोगे TCWG से पहले, देन आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हमने सर्कमस्टेंसेस देखे, सेबी का सर्कुलर देखा था जहाँ पे विद इन 45 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 क्वार्टर, तो आप उसी क्वार्टर की रिपोर्ट इशू करके जा सकते हो। अगर आपने आफ्टर 45 डेज रिजाइन करा है तो उस क्वार्टर के साथ साथ नेक्स्ट क्वार्टर की इशू करोगे रिपोर्ट। अगर आपने 3 क्वार्टर की रिपोर्ट इशू कर दी तो उस केस में आपको पूरे ईयर की भी रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी, वहाँ पे आप रिजाइन नहीं कर सकते पूरे साल की रिपोर्ट इशू करने से पहले। तो ये हमने देखे। देन हम आए थे SA 706, वहाँ पे EOM मैटर पे आए, OM मैटर पे। तो देन हम आए थे EOM मैटर। EOM मैटर में कौन सी 4 चीजें कंसीडर करते हैं, मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, उसके रिगार्डिंग में कोई भी मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है हमारा उस मैटर के रिगार्डिंग में, और नोट टू बी डिटरमाइन एज ए की ऑडिट मैटर। फिर हमने देखा था उसके रेफरेंस देंगे हम, जब भी EOM मैटर लिखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे भी डिस्क्लोजर है उसका मैटर का रेफरेंस देंगे, उसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर। देन अदर मैटर पैराग्राफ में आए थे, वहाँ पे कब कब लिख सकते हैं, जब अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और लॉ एंड रेगुलेशन में प्रिक्लूड ना करे, प्रोहिबिट ना करे OM मैटर डालने से, और इट इज नॉट टू बी डिटरमाइन एज ए की ऑडिट मैटर, देन हम OM मैटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने SA 700, 701, 705 एंड 706 काफी अच्छे से कवर कर लिया।